हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनका बायोटिक कंपोनेंट के साथ किस तरह का रिलेशनशिप होता है इकोसिस्टम में, उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है, मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या फिर बहुत लो टेम्परेचर हो गया, तो उस कंडीशन में जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स और बैक्टीरियाज हो गए, तो ये सब किस तरह के रिस्पॉन्स शो करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ जाता है होम्योस्टेसिस। रिस्पॉन्स को समझने से पहले हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि रिस्पॉन्स बायोटिक एबायोटिक फैक्टर अगर कुछ चेंजेस हो रहा है या फिर कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है एबायोटिक फैक्टर्स में, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए हमें होम्योस्टेसिस को समझना होगा। और होम्योस्टेसिस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट डिस्पाइट ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वो फेनोमेनन है, वो प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, भले ही वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी बैक्टीरिया, किसी के अंदर भी अगर होम्योस्टेसिस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बाहर कोई भी चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर में चेंज हो गया या फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, इसमें अगर कुछ चेंज हो रहा है, फिर भी ये ऑर्गेनिज्म कोशिश कर रहा है कि इसके इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो ये कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसा करेगा जिसके वजह से कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ ना हो जाए, उसको कांस्टेंट ही वो रखने का कोशिश करेगा। अगर मान लो बाहर का एनवायरनमेंट, वहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया किसी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में, तो वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या करना चाहेगा, अपने अंदर ऐसा कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएगा या फिर कुछ बिहेवियरल रिस्पॉन्स करेगा उस सॉल्ट कंसंट्रेशन के लिए, जिसके वजह से कि उसका जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उसमें कुछ चेंज ना आ जाए। अब सवाल ये आता है कि हमें इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल पीएच हो गया या इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस हो गया, इसको मेंटेन रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ये क्यों चाहते हैं कि एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट बना रहे? तो जाहिर सी बात है कि हर एक सेल में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। आप ये जानते हो कि एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ऑप्टिमली एक्टिव रहते हैं। मतलब एक ऑप्टिमल पीएच होता है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, और उस पीएच और टेम्परेचर के रेंज में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एफिशिएंट रहते हैं। अगर एंजाइम्स एफिशिएंट होंगे तो डेफिनेटली इसके जो मेटाबॉलिज्म होगा वो भी मैक्सिमम अमाउंट में देखने को मिलेगा। तो यही होता है कि हम एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा हो सके। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, एक एनालॉजी से इसे समझ सकते हो। मान लो कोई पर्सन है, कोई पर्सन एक्स वाई है, इसका एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, ओके, या फिर इसको फेवरेबल लगता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया तो फिर ये पर्सन जो है मैक्सिमम अपना आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मान लो आप 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दे देते हो, मतलब समर में मान लेते हैं, ओके, समर में टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक राइज़ कर सकता है। तो इस कंडीशन में ये इंसान क्या करता है, एसी लगा लेता है अपने घर पे। अगर इसने एसी लगा लिया तो ये क्या कर रहा है, इस एसी के वजह से इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जिस रूम में उसने एसी लगाया है, वहाँ का टेम्परेचर वो अपने फेवरेबल टेम्परेचर में सेट कर सकता है। अब बाहर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसने इसके रूम के अंदर कितना टेम्परेचर सेट करके रखा है, 37 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे कि ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है, मतलब सबसे ज़्यादा काम ये कर सकता है 37 डिग्री सेल्सियस पे। वैसे ही आप बॉडी को भी समझ सकते हो। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होकर रहता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी के आसपास थोड़ा बहुत 1-2 डिग्री सेल्सियस चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कोशिश करते हैं ये कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन रखने का, सो दैट कि इनका जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो सके। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
किस तरह से स्ट्रेसफुल हो सकता है। जैसे कि अभी हमने बोला एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो ये स्ट्रेसफुल कब माना जाएगा, जब ये आइदर नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या फिर नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी लो टेम्परेचर हो गया। जैसे कि हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो टेम्परेचर हो सकता है। इसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल होने लगेगा। या फिर और कैसे स्ट्रेसफुल हो सकता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एडवर्स पीएच से, पीएच काफ़ी लो हो सकता है या फिर काफ़ी हाई हो सकता है। इसको छोड़ के सॉल्ट कंसंट्रेशन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। सॉल्ट कंसंट्रेशन कभी कभी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमेशा पानी में ही रहते हैं और वाटर का जो सॉल्ट लेवल है इसका रेगुलेट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो अगर इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का सॉल्ट कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया या फिर काफ़ी कम हो गया, तो डेफिनेटली उन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में वही लिखा हुआ है जो अभी हम समझने का कोशिश कर रहे थे कि यूनिफॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दस इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्म इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है सो दैट कि हमारा जो बॉडी है ये अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई एडवर्स कंडीशन आ गया, हमने अभी बात किया कि अगर एडवर्स कंडीशन आता है तो बॉडी किसी ना किसी तरह पे कोप अप करने का कोशिश करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना चाहता है। तो ये जो कोप अप करने का मैकेनिज्म है एडवर्स सिचुएशन के लिए, ये क्या क्या हो सकते हैं, ये 4 कैटेगरी में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं एडवर्स कंडीशन में रिस्पॉन्स शो करेंगे। 4 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला है रेगुलेट कर सकते हैं, दूसरा कन्फर्म, तीसरा माइग्रेट और चौथा जो है वो सस्पेंड हो सकता है। माइग्रेट और सस्पेंड ये दोनों एक्टिविटी तब शो होता है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए चेंज हुआ हो। जैसे कि मान लो विंटर हो गया, विंटर में एक बहुत ही कम टाइम के लिए चेंज हुआ है, राइट। उसके बाद फिर से टेम्परेचर एज इट इज़ नॉर्मल आ जाने वाला है। या फिर जैसे कि विंटर हो गया या फिर समर हो गया, ओके। तो उस कंडीशन में ये माइग्रेट और सस्पेंड का केस आता है। तो हम अभी डिटेल में एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि ये चारों टर्म क्या कहते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन कौन से एनिमल ये फेनोमेना शो करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे रेगुलेट। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए और बहुत सारे लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ये क्या कर सकते हैं, अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रख सकते हैं, इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देते हैं, इन्हें रेगुलेटर बोल देते हैं। यहाँ एक चीज़ अच्छे से आप लोग ध्यान से समझ लेना कि सारे ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे के सारे अर्थ के अंदर आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे वो सब चाहते हैं अपना एक कांस्टेंट बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन रखने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो कि कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं हर एक सिचुएशन में, ओके। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, रेगुलेटर्स बोल देते हैं। मतलब वो एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेगुलेटर्स परफॉर्म होम्योस्टेसिस मोस्टली थ्रू फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट एंड रेयरली बाय द बिहेवियरल एडजस्टमेंट। अब मान लो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकता है, वो एक रेगुलेटर है। तो फिर अगर उसके आसपास चारों तरफ कोई भी एडवर्स कंडीशन आता है तो वो किस तरह से होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर सकता है, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। आइदर वो कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर सकता है या फिर कुछ बिहेवियरल एडजस्टमेंट कर सकता है। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं जिसके वजह से कि मान लो बाहर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में बॉडी में ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ होंगे जिसके वजह से कि उसका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह पाए। तो ये बॉडी के अंदर का जो फंक्शंस होते हैं, अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट के अंदर आएंगे। दूसरा हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म बिहेवियरल एडजस्टमेंट शो करे।
मतलब ये बिहेवियर वाइज अपने आप को एडजस्ट करने का कोशिश करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जो डेज़र्ट एरिया में कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया दिन में तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सैंड के अंदर बरो में वो घुस जाते हैं। बरो के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और उसके अंदर वो तब तक रहेंगे जब तक बाहर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं हो जाता। ओके, ये बिहेवियरल एडजस्टमेंट होता है, वो अपने बिहेवियर से एडजस्ट करना चाहते हैं अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को। ओके, नेक्स्ट ये है, देखिए, सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। डेफिनेटली अर्थ का अगर इवोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा इवॉल्व होंगे जो अपने आप को एडवर्स कंडीशन में भी अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। ओके, ये एक तरह का फिटनेस आप मान सकते हो। जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है, वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो कि एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाता, वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली फर्स्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना जो स्पीसीज़ है वो आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, वो अपना कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं। नॉट ओनली टेम्परेचर, अपना ये टर्म बोलना सही रहेगा, एक होम्योस्टेसिस वो मेंटेन कर सकते हैं। तो मैमल्स जो है होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है कि जो मैमल्स हैं ये सक्सेसफुल हैं अर्थ में अभी। ओके, और भी कई सारे एनिमल्स के बारे में हम देखेंगे कि वो किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, लेकिन अभी अर्थ का जो कंडीशन है इसमें मैमल्स सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं या होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स, उनके लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस वो रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टेम्परेचर है, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पे कि उनका जो बॉडी है उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क हो सकता है। अगर मान लो कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस केस में मैमल्स क्या करते हैं, या जो रेगुलेटर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेगुलेटर्स स्पेशली जो मैमल्स होते हैं वो स्वेटिंग करते हैं। और ये जो स्वेटिंग है ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से कि स्वेटिंग हो रहा है। स्वेटिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे राइज होने लगेगा, तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो उससे क्या होगा, स्वेटिंग होगा, जो कि एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से होगा। स्वेटिंग होने के बाद क्या होगा, स्वेटिंग से कूलिंग आता है, राइट। ये आप जानते हो एक बेसिक सा चीज़ है। जब स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग होने के बाद इवेपोरेशन होगा स्वेट का, और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक मैकेनिज्म था, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसके थ्रू कि अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सकता है। दूसरा क्या है, अगर बाहर का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया तो कौन सा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म शो कर सकते हैं मामल, इस केस में शिवरिंग होता है। आप जानते हो अगर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाता है तो आप शिवर करने लगते हो। वो क्यों शिवरिंग करते हैं? क्योंकि शिवरिंग के वजह से हीट का जनरेशन होता है बॉडी के अंदर। अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो डेफिनेटली धीरे धीरे बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर भी कम होने लगेगा। तो उसको क्या करना है, बॉडी को मेंटेन रखना है होम्योस्टेसिस के थ्रू। ओके, तो इसमें किस तरह से वो मेंटेन रखता है, इसमें वो शिवरिंग करता है, और शिवरिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके बॉडी के अंदर जो है हीट का जनरेशन होने लगेगा, और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं उतना मेंटेन होके रहेगा। तो स्वेटिंग और शिवरिंग ये दोनों फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू की जो मैमल्स होते हैं वो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे बिहेवियरल चेंज के बारे में। अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बर्ड्स, मैमल्स होते हैं ये सारे के सारे जो जब होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आइदर ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर ये बिहेवियरल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हमने स्वेटिंग और शिवरिंग में देख लिया ये फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है। बिहेवियरल एडजस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सन में अगर मान लो कोई डेजर्ट का एनिमल है, ओके, वहाँ पे सर्दियों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो उस केस में क्या करते हैं वो लोग, बास्किंग करते हैं। बास्किंग का मतलब क्या है, सन के
पास वो सन मतलब बाहर आ जाते हैं, अपने बरों से वो बाहर आ जाएंगे और सन में वो बास्किंग करेंगे। और क्या कर सकते हैं, एक्सेसिव एक्टिविटी कर सकते हैं, वो ज़्यादा भागा दौड़ी वो करेंगे, जिसकी वजह से कि उनके बॉडी में हीट का जनरेशन होगा और बाहर का जो विंटर है जिसकी वजह से कि टेम्परेचर काफ़ी लो है, उससे क्या होगा, उसके बॉडी के ऊपर ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, समर में वो लोग किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को होम्योस्टेसिस के थ्रू मेंटेन करते हैं। स्टेइंग इन कूल मॉइस्ट बरोज, वो लोग बरों में घुस जाते हैं जहाँ पे कि कूल और मॉइस्ट कंडीशन होता है, और ये उनको कुछ टाइम के लिए, जब तक टेम्परेचर लो नहीं हो जाता या 37 डिग्री सेल्सियस या फिर जो भी उनका होम्योस्टैटिक टेम्परेचर है वो नहीं हो जाता, तब तक ये बरों के अंदर छुपे हुए मिलेंगे। तो ये था ऑर्गेनिज्म किस तरह से रेगुलेट करते हैं अपने आप को और एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं अपने अंदर। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर एडवर्स कंडीशन आता है तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो कन्फॉर्म करते हैं। और कन्फर्म का मतलब क्या होता है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। अभी हमने बात किया जो रेगुलेटर्स होते हैं वो होम्योस्टेसिस के थ्रू अपना इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन अबाउट 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव मैकेनिज्म टू मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट। ये सोचने वाली बात है कि इवोल्यूशन के इतने मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी अभी भी 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, इनके पास एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। वो क्यों नहीं इवॉल्व हो पाया अभी तक, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट नहीं कर पाते और एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ मिलेगा कि द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन विच द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, दीज आर कॉल्ड एज कन्फॉर्मर्स। मतलब ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कन्फॉर्मर है, तो यहाँ पे उसके एनवायरनमेंट में जितना टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा या फिर जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया, इसका फ्लक्चुएशन होगा, तो इसके बॉडी के अंदर भी क्या होने लगेगा, फ्लक्चुएशंस होने लगेगा, क्योंकि इनके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है जिसके वजह से कि जिसको यूज़ करके ये लोग एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन कर सके। और इन एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मर्स बोल देते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में भी बात किया कि एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट एनवायरमेंटल टेम्परेचर या प्रेशर या एक सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होने लगता है। तो डेफिनेटली ये जो कन्फर्मर्स होते हैं, जब इनका एनवायरनमेंट एडवर्स होने लगेगा तो डेफिनेटली उनका जो एफिशिएंसी है वो भी कम होने लगेगा। तो यही भी लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि द एफिशिएंसी ऑफ कन्फर्मर्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में कन्फर्मर्स का जो एफिशिएंसी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ कि 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कन्फॉर्मर्स बन के, इसके बारे में हम अभी थोड़ा सा बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। तो ये जो होम्योस्टेसिस होता है ये एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। आप ये जानते हो कि कोई भी कहीं से भी अगर हीट लॉस हो रहा है और कहीं से हीट गेन हो रहा है तो किस पे वो डिपेंड करता है, सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे। अब जैसे ही बहुत सारे एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो ये एक छोटा सा एनिमल है, ये एक बड़ा सा एनिमल है, तो इस छोटे से एनिमल में जितना सरफेस एरिया है और इसका जो वॉल्यूम है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम इनका जो सरफेस एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है। इसका मतलब क्या है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो जो हीट लॉस है या फिर हीट गेन है वो भी इसके डायरेक्टली रिलेटेड होगा, राइट। अगर इसके डायरेक्टली रिलेटेड है तो बाहर का अगर टेम्परेचर मान लो इस छोटे से ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल टेम्परेचर रैपिडली चेंज हुआ और बहुत कम हो गया, तो इसके बॉडी से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाए क्योंकि इसके बॉडी के अंदर अभी ज़्यादा टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई से लो में यहाँ पे
टेम्परेचर का फ्लो होने लगेगा, राइट, एक जगह से दूसरी जगह वो आएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी इनका टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने लगेगा। और वही सेम टेम्परेचर, वही सेम एक्सटर्नल कंडीशन अगर इस लार्ज वॉल्यूम वाले एनिमल के पास आप रखोगे, तो क्योंकि इनके पास लार्ज वॉल्यूम है तो इनके पास हीट भी ज़्यादा होगा, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है एज़ कम्पेयर टू ये वॉल्यूम, ये काफ़ी कम है। तो इसके वजह से इनके अंदर जितना टेम्परेचर अवेलेबल होगा, इस सरफेस एरिया कम है तो ये धीरे धीरे बाहर इस तरह से रिलीज़ होने लगेगा और इनका जो टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर है, ये स्लोली चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है तो इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उनको लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जितना ज़्यादा डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, उतना जल्दी जल्दी ये क्या करते हैं, लूज़ करने लगते हैं अपना हीट और अपना टेम्परेचर। तो फिर इनको अगर उस हीट को कंजर्व करके रखना है तो डेफिनेटली उनको उतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन ये लार्ज साइज़ वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनको अगर आप देखो तो इनके जो सरफेस एरिया है ये एज़ कम्पेयर टू इनका वॉल्यूम कम होता है, जिसके वजह से कि जो हीट का फ्लो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। इसीलिए इनको उतना ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी स्लो चल रहा है, तो उनको इसको रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी। तब अब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्यों बोला कि जो होम्योस्टेसिस होता है वो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्मॉल सरफेस एरिया वाले एनिमल्स के लिए, जिनके पास की एक वॉल्यूम के कंपैरेटिवली इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये जनरली आपको पोलर रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसके वजह से कि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। और यही रीज़न होता है कि स्मॉल एनिमल्स आपको जनरली पोलर एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आया भी हुआ है कि स्मॉल साइज्ड के एनिमल्स पोलर रीजन में क्यों देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये था कन्फॉर्मर्स के बारे में। उसके बाद और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो है पार्शियल रेगुलेटर्स। रेगुलेटर क्या होता था? रेगुलेटर वो एनिमल होते थे, वो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो कि एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते थे। यहाँ पे बोला गया है पार्शियल रेगुलेटर। इसका मतलब क्या है? ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एक लिमिट तक अपना टेम्परेचर या फिर अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रख सकते हैं। एक लिमिटेड एडवर्स कंडीशन तक ही वो अपने आप को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या फिर इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस को ये रेगुलेट कर पाएंगे। लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन उससे ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे? ये कन्फॉर्मर्स की तरह बिहेव करने लगेंगे, मतलब ये अब अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ आता है। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे इंटरनल लेवल है और एक्स एक्सिस पे एक्सटर्नल लेवल है। अब देखिए जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब एडवर्स कंडीशंस बढ़ रहा है, उस केस में ये ग्राफ ऐसा है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल शो कर रहा है। मतलब कितना भी आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एडवर्स बना दो, इस ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट ही रह रहा है। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? ये डेफिनेटली रेगुलेटर्स होंगे। क्यों? रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आप को अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट होने लगा, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी इस तरह से फ्लक्चुएट होने लग गया है। मतलब ये इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहे होंगे। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? कन्फॉर्मर्स होते हैं। कन्फॉर्मर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। तीसरे टाइप के अभी हमने देखा पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं? एक लिमिट तक अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट हो रहा है तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये कैसे हो रहे हैं? ये रेगुलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इनको हमने क्या बोल दिया? पार्शियल रेगुलेटर्स बोल दिया। ये ग्राफ आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, ओके? ये इससे क्वेश्चन बन सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं माइग्रेट या माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन कब शो करता है एक ऑर्गेनिज्म? अगर कोई भी एन अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहने वाला है, उस केस में वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएगा। मतलब एक एरिया में मान लो यहाँ पे एक अनफेवरेबल कंडीशन, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये कन्फर्मर्स हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, एक जगह से ये दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ओके, जब तक इनका जो ये एनवायरनमेंट है ये फेवरेबल ना हो जाए। ये एनवायरनमेंट अगर फेवरेबल हो गया तो फिर से ये क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे अपने नेटिव एरिया पे। तो ये जो माइग्रेशन है ये कैसा होता है, ये टेम्पररी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब तक ये टेम्पररी होके रहेगा, मतलब कब तक ये माइग्रेट होके रहेंगे, जब तक कि इनके नेटिव एनवायरनमेंट में फेवरेबल कंडीशन फिर से नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि मैनी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया में ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, या फिर बहुत नॉर्दर्न रीजन के बारे में अगर बात करें जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है विंटर्स में, वहाँ से बर्ड्स क्या करते हैं, ये माइग्रेट करके आ जाते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कियोलाडो घाना नेशनल पार्क का, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। और यहाँ पे जो साइबेरिया है या फिर और भी बहुत सारे कोल्ड नॉर्दर्न रीजन में जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर सीजन में यहाँ पे आ जाते हैं, माइग्रेट करके आ जाते हैं। और जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाता है वैसे फिर से ये माइग्रेट करके अपने नेटिव एरिया में चले जाते हैं। तो ये भी है एक एबायोटिक एडवर्स कंडीशन, एडवर्स सिचुएशन के लिए ये इस तरह से कोप अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और ये क्या है, ये सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब क्या है, एक शॉर्ट टाइम के लिए रुक जाना। जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी के अंदर चल रहा होगा, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन चल रहा है तब तक ये कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं या बहुत स्लो कर देते हैं। स्लो करने के बाद क्या होगा, ये उतना ज़्यादा अफेक्टेड अब नहीं होंगे एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ। और ये किस तरह से अपना जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। कुछ बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट्स अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, एक थिक वॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने चारों तरफ। बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, मान लो ये एक बैक्टीरिया है तो ये क्या करेंगे, सिक्रीट करने लगते हैं, स्पोरुलेशन करने लगते हैं और अपने चारों तरफ इस तरह से एक थिक वॉल का सिक्रीशन करने लगेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन बदल जाएगा, फेवरेबल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इनका जो वॉल है इसका रप्चर हो जाएगा और फिर से ये लोग बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सीड्स। प्लांट्स किस तरह से सस्पेंड कर सकते हैं, कुछ सीड्स होते हैं, देखिए जब ये सीड्स तभी जर्मिनेट होंगे जब इनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा। आप जानते हो सीड के जर्मिनेशन के लिए एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है, ऑप्टिमम सनलाइट की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये क्या कर रहे होते हैं, सीड हमेशा हर टाइम जर्मिनेट क्यों नहीं हो सकते, कभी भी ये जर्मिनेट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जो एक्टिविटी है ये फेवरेबल कंडीशन के लिए ये वेट कर रहे होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है इनको, तब ये क्या कर सकते हैं, अपना एक्टिविटी शो कर सकते हैं और ये फिर से जर्मिनेट हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मान लो इनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तो एनिमल्स क्या कर सकते हैं, आइदर ये कन्फॉर्मर्स हो सकते हैं या फिर ये रेगुलेटर हो सकते हैं, राइट। या फिर कुछ एनिमल्स क्या कर सकते हैं, ये माइग्रेट भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे एनिमल हैं जो कि माइग्रेट भी नहीं कर सकते। अब ये एनिमल क्या कर सकते हैं, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये टाइम को एस्केप कर सकते हैं, जैसे कि हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन करके। जैसे कि आप नॉर्मली जानते हैं समर स्लीप एंड विंटर स्लीप, मतलब ये रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं विंटर एंड समर में, जिसके वजह से कि इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये काफ़ी लो हो जाते हैं, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और ये रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं। और जैसे ही विंटर और समर ख़त्म होता है ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोलर बियर्स। Polar bears go into hibernation whereas some snails and fishes undergo estivation to avoid heat। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइबरनेशन, जैसे कि पोलर बियर शो करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब सर्दी हो जाती है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाती है तो पोलर बियर क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और कुछ स्नेल्स एंड फिशेस अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ये एस्टिवेशन फेज़ में चले जाते हैं।
और भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन शो करते हैं कुछ जू प्लैंकटन, इंसेक्ट, माइट्स, क्रस्टेशियन, जिसे बोला जाता है डायपॉज। डायपॉज का मतलब क्या है? ये सस्पेंडेड मूवमेंट है। अभी जैसे हमने देखा हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के बारे में, उसी तरह से ये जो जू प्लैंकटन, इंसेक्ट, माइट्स होते हैं, इनका भी मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है अगर अनफेवरेबल कंडीशन आया तो। ये अनफेवरेबल कंडीशन बहुत विंटर में आ सकता है या समर में आ सकता है। तो ये अपना मूवमेंट ही सीज़ कर देते हैं, और इनका जो मूवमेंट सीज़ हो गया इसको हम क्या बोल देते हैं? डायपॉज बोल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, डायपॉज के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एबायोटिक जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं उनको कोप अप करने के लिए कुछ सिचुएशंस, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और कुछ एडाप्टेशंस के बारे में जो कि प्लांट्स एंड एनिमल एक्वायर करते हैं एबायोटिक रिस्पॉन्सेस के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।